7 कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, विटामिन ए और विटामिन डी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई और विटामिन के के बारे में। विटामिन ई की अगर बात करें तो ये विटामिन मोस्टली सबने इसका नाम सुना होगा। ज़्यादातर ख़वातीन इसे इसका इस्तेमाल करती हैं। विटामिन ई के यूजेस में आ जाता है कि ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉस्मेटिक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है और मार्केट में मोस्टली ये इवियन के नाम से अवेलेबल होता है। इवियन कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। अगर उन्हें कट करके देखा जाए तो उसमें से ऑयली ऑयली सा लिक्विड निकलता है। तो वो ऑयली लिक्विड क्या है? वो विटामिन ई होता है, जो कि फैट सोल्युबल विटामिन होता है। हमने फैट सोल्युबल विटामिन की टाइप्स पढ़ी थी, ए, डी, ई और के। तो विटामिन ई भी फैट सोल्युबल विटामिन ही होता है। अच्छा, कॉस्मेटिक्स और स्किन और हेयर्स के अलावा आज के लेक्चर में हम विटामिन के यूजेस देखेंगे, विटामिन ई के कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो जो मेन फंक्शन होता है विटामिन ई का, वो होता है नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। विटामिन ई तकरीबन 8 कंपाउंड्स की फॉर्म में पाया जाता है और जितने भी इसके कंपाउंड्स होते हैं उन्हें टोकोफेरॉल्स कहा जाता है। टोकोस लफ्ज़ का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ और फिरो का मतलब होता है बर्दाश्त करना। यानी कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने में या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को मेंटेन करने में विटामिन ई जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इस वजह से इसे टोकोफेरॉल का नाम भी दिया जाता है। अच्छा, विटामिन ई के जो सिनोनिम्स होते हैं उसमें सबसे पहला तो टोकोफेरोल होता है। फिर एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, स्टेरिलिटी का मतलब होता है कह लें बांझपन। तो चूंकि ये हार्मोन हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है, रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने वगैरह में हेल्प करता है। तो स्टेरिलिटी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर होता है, यानी ये बांझपन को ख़त्म करता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है। अच्छा, विटामिन के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? एनिमल से भी हासिल होता है, प्लांट से भी। एनिमल्स में अंडे की जर्दी, दूध, जिगर, बटर हो गया, चीज़ हो गई, इनसे हासिल किया जाता है। और प्लांट में कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल वगैरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं। विटामिन ई के फंक्शंस में सबसे पहले हमने इसके सिनोनिम्स में भी देखा कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ के ब्रेकडाउन के नतीजे में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो विटामिन ई क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उन फ्री रेडिकल्स को किल करता है, उन फ्री रेडिकल्स को ट्रैप करके उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करने में या उन्हें कह लें किल करने में हेल्प करते हैं। जिसकी वजह से ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाते हैं, जैसे कैंसर हो गया या कोई कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ वगैरह हो गई, उसके खिलाफ भी अहम किरदार अदा करता है। हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है विटामिन ई। रिप्रोडक्टिव रोल हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में जो मेल और फीमेल है उनकी बॉडी में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस करवाता है। मेल की बॉडी में स्पर्म की प्रोडक्शन वगैरह, फीमेल की बॉडी में एग की प्रोडक्शन वगैरह। इसके अलावा फीमेल की बॉडी में हैबिचुअल अबॉर्शन को रोकने में हेल्प करता है। हैबिचुअल अबॉर्शन से क्या मुराद है कि अगर किसी फीमेल के अंदर लगातार उसका अबॉर्शन होता जा रहा है, वो कंसीव करती है लेकिन लगातार उसका अबॉर्शन हो जाता है, एक बार कंसीव किया अबॉर्शन हो गया, नेक्स्ट फिर अबॉर्शन हो रहा है, तो इस तरीके के अबॉर्शन को कहते हैं हैबिचुअल हैबिचुअल अबॉर्शन। तो हैबिचुअल अबॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन ई इस्तेमाल किया जाता है। ये कोएंजाइम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। डीएनए की सिंथेसिस को भी कंट्रोल करने में विटामिन ई का बहुत अहम किरदार होता है। स्किन पे हमने पहले भी बात की कि हमारी स्किन के लिए कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, हेयर्स की ट्रीटमेंट वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, हमारी नाखून, हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। और स्किन के ऊपर जो निशान होते हैं, जो कह लें कि एक्नी स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं, उनको भी कम करने में हेल्प करता है। आरबीसीज को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, आरबीसी की केयर करता है, आरबीसी को हिफाजत करता है और आरबीसी को हीमोलिसिस से यानी ब्रेक डाउन से बचाता है।
अब विटामिन ई के फंक्शंस तो हमने देख लिए, लेकिन अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एक हमने इसका फंक्शन पढ़ा था कि आरबीसी की केयर करता है, लेकिन अगर विटामिन ई की कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है कि आरबीसी की केयर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से आरबीसी जो होते हैं वो रप्चर हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, फट सकते हैं। रिप्रोडक्शन हमने कहा था कि विटामिन ई नॉर्मल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो रिप्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो सकेगी। मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फीमेल के अंदर एग की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, जो हमारे नॉर्मल हेयर हो गए, हमारी स्किन वगैरह हो गई, हमारी उसकी नॉर्मल हेल्थ को भी ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन के। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। अच्छा, विटामिन के का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ना, वो होता है ब्लीडिंग को रोकना। अब ब्लीडिंग को रोकने से क्या मुराद है कि हमारी फॉर एग्जांपल बॉडी के ऊपर कहीं कट लग जाता है, तो आपने नोटिस किया होगा, कट करने की लगने की वजह से वहां से अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ी देर बाद वहां से खून निकलना खुद ही रुक जाता है। वो किस वजह से? कि वहां पे क्लॉट बन जाता है। अब क्लॉट किस तरीके से बनता है? आ, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स, वो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, खून को जमाने में हेल्प करते हैं। तो जब बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर कट लगता है, वहां से खून बहता है, तो हमारी जो बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, वो प्लेटलेट्स आके उस कट वाली जगह के ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सिर्फ प्लेटलेट्स ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो प्लेटलेट्स की मदद करते हैं खून को जमाने में। कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे थ्रोम्बिन हो गई, फिब्रिन प्रोटीन हो गई, क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रोथ्रोम्बिन वगैरह हो गए, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो वो फैक्टर्स हमारी प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं और खून को जमाने में मदद देते हैं, ताकि ब्लड ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से बाहर ना जाए और ब्लड लॉस ना हो। तो उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाने में विटामिन के जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स को बना के खून को बॉडी से बहने से रोकता है। अब विटामिन के तीन फॉर्म में आता है। एक होते हैं के 1। के 1 को हम फाइलोक्विनोन भी कहते हैं, और ये प्लांट सोर्स से हासिल होता है। ज़्यादातर जो प्लांट सोर्स होता है वो अल्फाल्फा प्लांट जो है उससे हासिल किया जाता है। के 2 जो होते हैं इसको मैनाक्विनिन भी कहते हैं, और ये बैक्टीरियल सोर्स से हासिल होता है। बैक्टीरियल सोर्स में अब ये हमारे पास कह लें कि जो कह लें नॉर्मल या नेचुरल फ्लोरा जो होते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो थ्रू आउट लाइफ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया से जो विटामिन हासिल होता है उसे के टू विटामिन कहते हैं। और के 3 विटामिन को मेनाडायोन भी कहते हैं, और ये सिंथेटिक होता है, इसे हम खुद तैयार करते हैं। हाँ, ये बॉडी में जब जाता है तो बॉडी में जाने के बाद के 1 और के 2 में कन्वर्ट हो सकता है। के विटामिन के सिनोनिम्स में एंटी हेमरेजिक विटामिन होता है। एंटी हेमरेजिक क्या होता है? हेमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस, खून का बहुत ज़्यादा बह जाना, खून का बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाना, कह लें कि उसे हम कहते हैं हेमरेज। हमने पहले भी डिस्कस किया कि विटामिन के ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। तो एंटी हेमरेजिक विटामिन में क्या होगा कि ये हेमरेज को रोकेगा। हेमरेज का मतलब है खून के बहुत ज़्यादा लॉस को बॉडी से रोकेगा। या कोएगुलेशन विटामिन, कोएगुलेशन का मतलब होता है खून को जमाना, खून की क्लॉटिंग करवाना। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं उसमें एंटी हेमरेजिक और कोएगुलेशन विटामिन इसके सिनोनिम्स आते हैं। सोर्सेज में प्लांट से भी हासिल हो सकता है, एनिमल से भी और बैक्टीरिया से भी। हमने पहले 3 टाइप्स पढ़ी, उसमें हमने देखा एक प्लांट सोर्स से हासिल हो रहा है, एक बैक्टीरियल से, और एक एनिमल सोर्स से, सॉरी सिंथेटिक है। प्लांट से अगर हम बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे अल्फाल्फा हो गई, स्पाइनच पालक वगैरह होगी, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टमाटो वगैरह से हम इसे हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में हम इसे मछलियों से, गोश्त से, मिल्क से, इसके अलावा जो अंडे की जर्दी है उससे हासिल कर सकते हैं। और बैक्टीरिया हम इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, मैंने पहले भी बात की कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारी बॉडी को कह लें कि फायदा दे रहा होता है। हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे ई कोलाई भी कहा जाता है, उससे भी हम विटामिन के हासिल कर सकते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन के? पहला फंक्शन इसका जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ब्लड क्लॉटिंग। हमने बात की कि हमारे खून को क्लॉट करवाने के लिए प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। वो प्लेटलेट्स जो है जिस जगह पे ब्लड बह रहा हो, कट लगा हो, जख्म हो,
वहां पे जाके प्लेटलेट्स जमा होते हैं और बाकी के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं उन प्लेटलेट्स की मदद करते हैं क्लॉटिंग करवाने में। अब 13 किस्म के क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये एक बहुत डिटेल टॉपिक मौजूद है आपकी फिजियोलॉजी की बुक में, वो हम फिजियोलॉजी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए इतना याद रखें कि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करवाते हैं और 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं क्लॉटिंग करने में। उन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्लॉटिंग फैक्टर्स का नाम देते हैं। इनके अपने स्पेसिफिक नेम भी होते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 को हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। अच्छा, अब जब क्लॉटिंग होनी होती है तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिब्रिनोजिन मौजूद होता है, वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये थ्रोम्बिन और फिब्रिन जो है वो जाके प्लेटलेट्स की हेल्प करते हैं क्लॉटिंग करवाने में। अब विटामिन के क्या करता है? विटामिन के हमारे फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 9 और फैक्टर नंबर 10 की फॉर्मेशन करवाता है। इनकी फॉर्मेशन करवा के हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करवाने में, हमारे ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन में भी विटामिन के बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी नॉर्मल रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। हमारी बोन्स को हेल्प करते हैं, हेल्दी रखने में, बोन्स को फ्रैक्चर होने से बचाते हैं, बोन की फॉर्मेशन वगैरह करते हैं। और इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो विटामिन K2 अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं, दिल से रिलेटेड, हमारी ब्लड वेसल से रिलेटेड, उसको प्रिवेंट करता है, उन डिसीजेस को प्रिवेंट करता है विटामिन K। हेमरेज को, खून को बहने से, खून के एक्सेसिव लॉस से जो है वो बॉडी को बचाता है। सॉरी, हमने पहले बात की कि एंटी हेमरेज के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले तो आता है हेमरेज। हेमरेज हमने बात की कि एक्सेसिव ब्लड लॉस, कि बहुत ज़्यादा खून का बह जाना। हमने बात की कि विटामिन के हेल्प करता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। कहीं पे बॉडी पे चोट लग गई है, जख्म लग गया है, खून बह रहा है, तो विटामिन के उस खून को वहां पे जमाने में हेल्प करती है। लेकिन अगर विटामिन के की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, तो कमी होने की वजह से हमारा जो ब्लड है, कहीं पे चोट लगी है हमारी बॉडी को, तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी। जब ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी, वहां से ब्लड बहता रहेगा, खून जब बहता रहेगा, तो खून के ज्यादा बह जाने की वजह से क्या हो सकता है? हेमरेज ज्यादा हो, हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। बॉन्स की बात करें तो हमने बात की विटामिन के हमारी बॉन्स के को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनके फ्रैक्चर वगैरह से बचाता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉन्स वीक हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस यानी बॉन्स के में होल्स क्रिएट हो सकते हैं, पोर्स बन सकते हैं, और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इसकी कमी की वजह से, विटामिन के की कमी की वजह से हमारे जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो सख्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ हार्ट डिसीज होने का, हार्ट अटैक वगैरह होने का खतरा हो सकता है। यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स हमने डिस्कस किया कि दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें विटामिन A, विटामिन D, E और K आते हैं। अब हमने डिस्कस करना है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में दो तरह के विटामिन्स आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि विटामिन बी में आगे मजीद इसकी क्लासिफिकेशन है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, इस तरीके से डिफरेंट विटामिन इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 की, जिसका दूसरा नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें, इसे और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो इसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं, इसे थायमिन भी कहते हैं, और इसे एंटी बेरी फैक्टर भी कहते हैं। एंटी बेरी फैक्टर से क्यों कहते हैं? क्योंकि बेरी एक डिसीज होती है जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से होती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, हम उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम विटामिन B1 का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं एंटी बेरी। एंटी मीन अगेंस्ट, बेरी मीन डिसीज है एक। तो डिसीज के अगेंस्ट हम इसे इस्तेमाल करते हैं डिजीज को ट्रीट करने के लिए।
अब इसके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? हम एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं, हम प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में हम इसे अंडों से, दूध से, गोश्त से, चीज हो गया, बटर हो गया। इसके अलावा जो मछलियां हैं उनके लिवर से भी हासिल कर सकते हैं। और प्लांट्स में हम वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स, अनाज वगैरह जो होते हैं हमारे, उससे हासिल कर सकते हैं। अब फंक्शंस कौन कौन से होते हैं विटामिन बी 1 के या थायमिन के? तो इसे सबसे पहले तो हमने बात की कि ये सिनोनिम्स में हमने देखा था, एंटी पेरी पेरी विटामिन है। तो पेरी पेरी के ट्रीटमेंट में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब पेरी पेरी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलामतें बॉडी में होती हैं, जिसमें वीकनेस आ जाती है, कमजोरी होती है, फटीग, थकावट होती है, हाथों और पाँव में स्वेलिंग होती है, सूज जाते हैं। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन, हाथ पाँव जलते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है बेरी बेरी में। तो इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी हम विटामिन बी 1 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है बॉडी की ग्रोथ में। बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है, कोएंजाइम के तौर पे काम करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन के नतीजे में, तो वो फ्री रेडिकल्स हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये विटामिन बी 1 उन फ्री रेडिकल्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज किया जाता है। सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हुआ हुआ है, डिप्रेशन में गया हुआ है, तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाती है, डिप्रेशन से बाहर लेके आती है। सीएनएस को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। फैट की मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, ये हमारे जो दिल की नॉर्मल एक्टिविटीज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन। अब फंक्शंस तो हमने देख लिए, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमें क्या-क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरी-बेरी डिसीज़ हो सकती है, हमें दिल का मसला हो सकता है, हमें हार्ट फेल हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशंस जो होती है, उसमें भी हमें मुश्किल पेश आ सकती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है विटामिन बी 2, जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके सिनोनिम्स लेक्टोफ्लेविन भी इसे कहा जाता है और राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। सोर्सेज इसके सेम वही होते हैं जो विटामिन बी 1 के होते हैं, यानी हम इसे अंडों से, दूध से, गोश्त से, चीज, बटर वगैरह से भी हासिल कर सकते हैं, और प्लांट्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह से इसे हासिल कर सकते हैं। विटामिन बी 2 का फंक्शन में स्किन, इसे हम विटामिन बी 2 को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये हमारे स्किन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारी स्किन को फ्रेश रखती है। स्किन पे कहीं पे कोई जख्म हो गया है, कोई रैश हो गया है, उसको रिपेयर करने के लिए और उसे हील करने के लिए भी ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो तकरीबन विटामिन बी 1 और विटामिन बी 2 के सेम है। आगे विटामिन बी 3 के भी तकरीबन, इन तीनों विटामिन के, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 और बी 7 के जो फंक्शंस है वो तकरीबन सेम है। ग्रोथ में इस्तेमाल होती है, बॉडी की कोएंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होती है, फ्री रेडिकल्स को किल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, फैट की मेटाबॉलिज्म करवाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्लड में कम करती है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारे दिल की नॉर्मल एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, उनके नॉर्मली परफॉर्म करवाती है दिल की एक्टिविटीज को। अब इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो तब हमें कौन-कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? तो विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहली जो कंडीशन है वो हमें अरेबोफ्लेविनोसिस हो सकती है। अरेबोफ्लेविनोसिस ये बेसिकली हमारी बी 2 की डेफिशिएंसी की, बी 2 की कमी की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे मुँह पे, हमारे जो ज़ुबान है, हमारे मुँह है, उसके अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है और दर्द होती है, ठीक है? दूसरी इसकी कमी की वजह से चिलियोसिस हो सकती है। चिलियोसिस में क्या होता है कि हमारे जो होंठ हैं, उनके किनारों पे कह लें कि दरारें आ सकती हैं, ज़ख्म बन सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है और वहाँ पे दर्द होती है, ठीक है? इस कंडीशन में अगर विटामिन बी 2 की कमी हो जाए तो रेबिफ्लैविनोसिस और चिलियोसिस होती है। और तीसरी कंडीशन डर्माटाइटिस। डर्मा का मतलब होता है स्किन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यानी इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारी स्किन रफ हो जाती है, स्केली, खुरदरी सी हो जाती है। तो ये कंडीशंस हो सकती है बी 2 की कमी की वजह से। थर्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आता है बी 3, जिसे नियासिन भी कहते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके जो बाकी सिनोनिम्स होते हैं वो नियासिन, निकोटिनिक एसिड, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर्स आ जाता है। अच्छा, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर से मुराद है, प्लेग्रा भी एक
कंडीशन होती है, एक बीमारी कह लें, एक डिसीज होती है जो विटामिन B3 की कमी की वजह से होती है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए, उसको भी ट्रीट करने के लिए हम इस विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। इसके सोर्सेस में वही एनिमल्स में हम अंडों से, दूध से, मक्खन से, जिगर से, गोश्त से हासिल कर सकते हैं, पनीर वगैरह से हासिल कर सकते हैं, और प्लांट्स में हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं। अब इसके फंक्शंस में आता है कि ये प्लेग्रा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और प्लेग्रा के अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में B3 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमें प्लेग्रा होता है। और इसमें जो सबसे पहला सिम्टम्स है वो डर्माटाइटिस है। डर्माटाइटिस में क्या होता है कि हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्किन के ऊपर सोजिश हो जाती है, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, लेशंस बन जाती हैं, घाव से, जख्म से बन जाते होते हैं हमारी स्किन के ऊपर। दूसरा जो इसकी अलामत होती है वो होती है डिमेंटिया। डिमेंटिया में जो पेशेंट होता है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, कंफ्यूजन होती है, सर में दर्द होती है, डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन होती है, और डायरिया की कंडीशन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में आ जाती है। जिसका तीसरा सिम्टम जो उसमें डायरिया हो जाता है, नोजिया, उल्टी, मतली होती है, और पेट में जो है वो दर्द होती है। अब बाकी के इसके फंक्शन सेम पहले की तरह है कि स्किन के ग्रोथ में, इसको फ्रेश रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोएंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, CNS को स्टिमुलेट करता है, फैट की मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की नॉर्मल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी डेफिशिएंसी की अगर बात की जाए, कमी की बात की जाए, तो इसकी कमी की वजह से हमें प्लेग्रा एक डिसीज है वो होती है। और अगर हम इस प्लेग्रा को ट्रीट नहीं करते, इसका इलाज नहीं करते, तो ये डेथ की वजह भी बन सकता है। नेक्स्ट आता है विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। इसके सिनोनिम्स में पेंटोथेनेट और पेंटोथेनिक एसिड आते हैं। इसके जो सोर्सेज होते हैं वो एनिमल्स में हम इसे गोश्त से, अंडों से और दूध से हासिल कर सकते हैं, और प्लांट्स में हम इसे वेजिटेबल से, सीरियल ग्रेन से और लेग्यूम्स यानी फलियों वगैरह से इसे हम हासिल कर सकते हैं। इसके फंक्शंस में आता है कोएंजाइम्स। कोएंजाइम ए की सिंथेसिस में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल साइकिल में एटीपी एनर्जी की प्रोडक्शन में इसका रोल प्ले होता है। एटीपी की प्रोडक्शन के दौरान ये कोलेस्ट्रॉल साइकिल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, फैट्स की ब्रेक डाउन करवाता है, इसके अलावा फैट की स्टोरेज में भी हेल्प करता है। दूसरे इसके फंक्शंस होते हैं कि अगर हमारी डाइट के अंदर किसी चीज़ की कमी हो रही है, वाइटामिन वगैरह की कमी हो रही है, हमारी डाइट की कमी हो रही है, तो उसकी डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई एलर्जी हो गई है, एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अस्थमा, दमे की बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर में भी इसका बहुत अहम किरदार होता है। लेकिन अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। हमें नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, हेडेक वगैरह हो सकता है, हमारा GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, हमारे GIT डिस्टर्ब हो जाता है, रेस्टलेसनेस, बेसुकूनी सी होती है, बर्निंग, जो हमारे पाँव हैं उसमें जलन होती है पाँव के नीचे, थकावट होती है, और डिस्टर्ब स्लीप से विटामिन B कॉम्प्लेक्स का टाइप है वो आती है विटामिन B6, जिसे हम पायरिडॉक्सिल फोस्फेट भी कहते हैं। विटामिन B6 भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इनके जो सिनोनिम्स होते हैं वो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन और पायरिडॉक्सिल फोस्फेट होते हैं। B6 के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, किन किन जराया से हम इन्हें हासिल कर सकते हैं? इन्हें हम अंडों से हासिल कर सकते हैं, दूध से, गोश्त से, इसके अलावा लिवर ऑयल से हासिल कर सकते हैं। प्लांट सोर्स की बात करें तो प्लांट सोर्स में सब्जियों से, फ्रूट से और सीरियल्स वगैरह से भी हम विटामिन B6 को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ विटामिन B6। सबसे पहला इसका फंक्शन आता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इसका इफेक्ट। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर विटामिन B6 का इफेक्ट होता है कि विटामिन B6 हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। सेकेंड इफेक्ट इसका होता है प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म के ऊपर। ये प्रोटीन और फैट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसके बनने और टूटने के अमल में हम हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन। तो विटामिन B6 एरिथ्रोपोइसिस या हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं RBCs का बनना, ऐसा प्रोसेस जिसमें RBCs की प्रोडक्शन होती है उसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इसका इफेक्ट होता है कि B6 जो होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की सिंथेसिस के लिए, उनके बनने के लिए
इंपॉर्टेंट होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सीरोटोनिन हो गया, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सारे हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को कह लें एक्टिवेट करते हैं। तो इनके बनने में भी हमारे B6 विटामिन का रोल होता है, और ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। इम्यूनिटी में WBCs को ये मेच्योर करता है। WBCs हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं, इन्फेक्शंस वगैरह से बचाते हैं। तो B6 का काम होता है कि वाइट ब्लड सेल्स को मेच्योर करता है, उन्हें बालिग करता है, और इस तरीके से वाइट ब्लड सेल्स जो है वो फिर हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। कोएंजाइम के तौर पे भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशंस आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां, या कह लें कौन कौन सी अलामात हमारी बॉडी में शो हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसकी डेफिशिएंसी अलग से याद करें। अगर आपने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं फंक्शंस में, फंक्शंस आपको याद हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी को के केस में आप फंक्शंस को ही उलट करके अगर देखेंगे तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से वो कंडीशंस हो जाती हैं। तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होता है। माइक्रोसिस्टिक एनीमिया से मुराद है कि इस किस्म के एनीमिया में जो आरबीसीज होते हैं उनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज के आरबीसीज बनते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, माउथ और हमारी जो जुबान है उसके ऊपर जख्म बन सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि बेसिकली विटामिन B6 क्या कर रहा था, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करवा रहा था, हमारी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर रहा था, उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से ये सारी कंडीशंस बॉडी में हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन B7, जिसे हम बायोटिन भी कहते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं बायोटिन, विटामिन H और कोएंजाइम R। सोर्सेज एनिमल्स और एग, सॉरी प्लांट्स दोनों से हासिल हो सकते हैं। एनिमल्स में अंडों से, दूध, गोश्त, मक्खन हो गया, इसके अलावा चीज़ वगैरह हो गई, इनसे हासिल होता है, और प्लांट्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह से हासिल होता है। अब विटामिन B7 के फंक्शंस कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका होता है हमारे हेयर और नेल्स के ऊपर, नाखून और बालों के ऊपर। ये हमारे नाखून और बालों की नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ करवाता है, उनको हेल्दी करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोजिनोसिस यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए में भी ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। बॉडी के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस में भी विटामिन B7 का बहुत अहम किरदार होता है। इसके अलावा हमारी स्किन की नॉर्मल ग्रोथ और हमारी स्किन को फ्रेश करने में भी विटामिन B7 अहम किरदार अदा करता है। और अगर कहीं जख्म बन गया है तो उसको रिपेयर करने के लिए और उसको हील करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ग्रोथ में इसका रोल होता है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ करवाता है, नॉर्मल डेवलपमेंट वगैरह करवाता है। कोएंजाइम के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर बॉडी में किसी सब्सटेंस की ब्रेकडाउन के नतीजे में फ्री रेडिकल्स बन गए हैं तो उन फ्री रेडिकल्स को किल करता है। तो उनको किल करके ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करते हैं। CNS स्टिमुलेंट, CNS को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। तो ब्रेन की एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और हमारे CNS को स्टिमुलेट करता है। फैट की मेटाबॉलिज्म, ये ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। इसके अलावा हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारा हार्ट वगैरह है, हमारे हार्ट की भी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए विटामिन B7 बहुत अहम होता है। अब अगर विटामिन B7 की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस केस में हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात शो होंगी, कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है डर्माटाइटिस, क्योंकि हमने ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा कि हमारी नॉर्मल, हमारी हेल्थी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो स्किन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं डर्माटाइटिस। एनीमिया हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि विटामिन B7 का काम था कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। मसल्स में पेन होती है। बालों की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बालों के गिरने की वजह बन सकता है। ग्रोथ में आ सकते हैं, कमी आ सकती है, ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो सकती है। हमारे नेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट आता है विटामिन B9, फोलिक एसिड। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो फॉलिक एसिड ही होता है, B9 का सिनोनिम। अच्छा, जो फॉलिक एसिड होता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये बॉडी में जाके अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट। यानी कि फॉलिक एसिड इनएक्टिव फॉर्म जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जिसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी अपना इफेक्ट शो करने से पहले ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
सोर्सेज एनिमल और प्लांट दोनों होते हैं। एनिमल्स में एग, मिल्क, मीट, लिवर ऑयल से हासिल किया जाता है, और प्लांट्स में वेजिटेबल, फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह से हासिल किया जाता है। टोटल जो बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड पाई जाती है वो है 6 to 10 मिलीग्राम, और इसका तकरीबन 60% जो फॉलिक एसिड है वो हमारे लीवर में पाया जाता है। यानी बॉडी के अंदर 6 से 10 मिलीग्राम mg जो है वो फॉलिक एसिड पाया जाता है, और इस 6 से 10 mg में से भी 60% जो है वो सिर्फ लिवर में ही पाया जाता है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। ये सेम लास्ट टाइम वाला फंक्शन जो हमने B7 में पढ़ा, कि ये नॉर्मल, सॉरी B6 में पढ़ा, कि ग्लूकोज के लेवल को जो है वो मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। प्रोटीन और फैट्स की मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है, हमारे WBCs को मेच्योर करता है और उसे इन्फेक्शन से बचाता है। इसके तकरीबन सारे इफेक्ट सेम है जैसे हमारे B6 के थे। हीमोग्लोबिन और आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाते हैं, और हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन उससे हटके, B6 से हटके इसका रिप्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा होता है। फोलिक एसिड दी जाती है उन वुमेन्स को जो कंसीव कर रही होती हैं, जो या प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं उन्हें फोलिक एसिड दिया जाता है, ताकि उन्हें मिस कैरेज से बचाया जा सके, या जो फीटस है, फीटस कहते हैं बर्थ से पहले जो बेबी है, बेबी के अंदर बर्थ डिफेक्ट को कम करने के लिए, या न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स को कम करने के लिए भी हम, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें फॉलिक एसिड दिया जाता है। जो फीटस है और न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनकी बॉडी के अंदर भी ये वाइटामिन उनकी नॉर्मल ग्रोथ करवाने में अहम किरदार अदा करता है। प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को भी प्रिवेंट करता है, उससे बॉडी को बचाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से। अब अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में बॉडी किन किन कंडीशन से गुजर सकती है, कौन कौन से सिम्टम्स बॉडी के अंदर शो हो सकती है। तो सबसे पहला सिम्टम आता है बोन मैरो डिप्रेशन, रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ग्रोथ में कमी आ सकती है, वीकनेस हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, इसके अलावा थकावट, फटीग, कमजोरी वगैरह हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो लास्ट है टाइप, वो होती है विटामिन B12, जिसको हम सियानोकोबाल्मिन भी कहते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल होता है, इसके सिनोनिम्स कोबाल्मिन आ जाते हैं, एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर आ जाता है, और सियानोकोबाल्मिन आता है। सोर्सेज इसके जिगर से हासिल होता है, दूध, किडनी, अंडे, मछली, चीज, मसल्स। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी विटामिन B12 की सिंथेसिस करते हैं। इसके फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है। तो विटामिन B12 क्या करता है, फोलिक एसिड के साथ मिलकर आरबीसीज की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए ये एरिथ्रोपोइसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। WBCs को मेच्योर करता है, ताकि WBCs हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सके, बीमारियों से बचा सके। मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो विटामिन B12 होता है ना, ये पहले कन्वर्ट होता है कोएंजाइम B12 में। उस कोएंजाइम B12 को कहा जाता है कोबाल अमाइड। ठीक है। जब ये कोबाल अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये कोएंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या करता है, विटामिन B12 कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, वो कोएंजाइम क्या कहलाता है, कोबालामाइड। और वो कोबालामाइड फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। माइलिन शीट जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्होंने मैसेज को हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें एक उसकी बॉडी होती है, और बॉडी से एक लॉन्ग ब्रांच निकल रही होती है जिसे हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन के आसपास एक शीट सी मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट, फैट्स की बनी हुई ये शीट होती है। इस माइलिन शीट की प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, या उसको दोबारा से बनाने में हमारा विटामिन B12 हेल्प करता है, और इस तरीके से ये हमारे न्यूरॉन को डैमेज होने से बचाता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, थकावट हो सकती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो सकती है, सांस की रफ्तार तेज़ हो सकती है, जुबान के ऊपर जख्म बन सकते हैं, हमारा स्टमक जो है वो थोड़ा अपसेट हो सकता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कंडीशन भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है।
लास्ट जो विटामिन है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन में, वो आता है विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है और ये इम्पोर्टेंट विटामिन होता है हमारी जो गम्स होते हैं, हमारी जो मसूड़े होते हैं और हमारी स्किन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा अक्सर मार्केट में विटामिन सी के सीरम भी आते हैं। वो सीरम स्किन पे लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि वो स्किन को फ्रेश किया जा सके, स्किन की कह लें कि हम डार्क स्पॉट्स वगैरह या कह लें कि हेल्थी स्किन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो विटामिन सी है वो हमारी गम्स, मसूड़ों और स्किन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके सिनोनिम्स जो होते हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड और एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन होता है। अच्छा, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक से मुराद है, स्कॉर्ब्यूटिक लफ्ज यूज हो रहा है एंटी स्कॉर्ब्यूटिक स्कर्वी के लिए। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे मसूड़ों से खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। तो स्कर्वी की डिसीज को ट्रीट करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे एंटी स्कॉर्ब्यूटिक विटामिन भी कहा जाता है। इसके सोर्सेज में फ्रूट्स से भी हम हासिल कर सकते हैं विटामिन बी सी, सब्जियों से भी हासिल कर सकते हैं और एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, टमाटोज, इनसे हासिल होते हैं। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, प्याज वगैरह हो गए, सलाद, मटर या बीन्स वगैरह, इनसे भी हम विटामिन सी को हासिल कर सकते हैं। एनिमल्स में लिवर, किडनी और एड्रीनल ग्लैंड से विटामिन सी हासिल किया जाता है। अब विटामिन सी के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इसका फंक्शन होता है हिमाटोपोइसिस। पोइसिस का लफ्ज जहाँ पे भी आए उसका मतलब होता है प्रोडक्शन। हिमाटो लफ्ज हिमा का मतलब होता है ब्लड। यानी इसमें क्या होता है, हिमाटोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विटामिन सी का काम होता है वो हिमाटोपोइसिस होता है, यानी इसने डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करना होता है। इसके अलावा विटामिन सी का काम होता है कि जख्म को ठीक करने के लिए, बाउंड रिपेयरिंग में भी अहम किरदार अदा करता है। फ्री रेडिकल्स को भी किल करता है जिसकी वजह से इसे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के जो अंदर जो आयरन है वो Fe+3 की फॉर्म में उसको Fe+2 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसको हीमोग्लोबिन में एब्जॉर्ब करवाता है। फिर हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो आयरन होती है Fe+2 की फॉर्म में, ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में। इसका काम होता है, इसने कोलेजन प्रोटीन की फॉर्मेशन करवानी होती है। वो कोलेजन प्रोटीन फिर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बोन्स और टीथ की भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिक एसिड के कन्वर्जन में भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि फॉलिक एसिड जो है वो बॉडी में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, जिसको हम टीएचएफ भी कहते हैं। तो फॉलिक एसिड को जब हम लेते हैं तो वो पहले टीएचएफ में कन्वर्ट होता है और फिर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन सी क्या करता है, उस फॉलिक एसिड की हेल्प करता है उसे टीएचएफ में यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरीके से विटामिन सी फॉलिक एसिड को टीएचएफ यानी टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है। स्किन पे इसका इफेक्ट होता है कि हमारी डेड स्किन को रिमूव करती है और हमारी स्किन को ग्लोई सी अपीयरेंस देती है, ग्लो आता है स्किन पे इसकी वजह से। अब अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो आ जाती है स्कर्वी। स्कर्वी मैंने आपको बताया गम्स ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आता है। तो अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है, हमने पहले ही स्टार्ट में ही पढ़ा विटामिन सी के कि ये गम्स की नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करती है, लेकिन अगर विटामिन सी की कमी हो रही है तो उसकी वजह से गम्स ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों से खून आता है और स्कर्वी की डिसीज होती है। जो जख्म है उसके भरने में जो है वो कह लें मुश्किल पेश आती है, या जख्म भर नहीं पाते, जख्म ठीक नहीं हो पाता, बोन्स और टीथ में वीकनेस हो जाती है और हमारी स्किन डल हो जाती है और स्केली सी हो जाती है, रफ रफ सी हो जाती है।